हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज यहाँ पर मैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। न्यू चैप्टर है ये फ्लूइड हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। और ये जो मेरा चैप्टर है ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को पहले जाइए देखिए। मैंने काइनेमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स में जो काइनेमेटिक्स तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। सब कुछ मैंने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे अब हम लोग जो मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर से हमारा फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ते थे, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फ्लूइड फ्लो में है तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग उसके पीछे के कॉज ऑफ मोशन को, यानी कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो को कंसीडर नहीं करते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ फ्लूइड के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशनल, इरोटेशनल मोशन, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ते हैं तो फ्लूइड डायनामिक्स में कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर मैं फ्लूइड डायनामिक्स की बात करूं, ठीक है, तो अगर यहां पर मैं लिख देता हूं फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, in which we study the cause of fluid flow, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स है, फ्लूइड में हम उसके मैकेनिक्स पार्ट को डील कर रहे हैं। तो जहां पर मैकेनिक्स होगा वहां पे उसके स्टैटिक्स पार्ट को भी डील किया जाएगा, वहां पे उसके डायनामिक्स पार्ट को भी डील किया जाएगा। अब डायनामिक्स पार्ट में एक काइनेटिक्स होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम ओनली फ्लो को पढ़ते हैं, उसके पीछे के कॉज को नहीं पढ़ते। अब अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर फ्लूइड फ्लो की कंडीशन में है तो वहां क्या हो सकता है, वहां उसके पीछे का जो कॉज हो सकता है वो या तो कुछ फोर्स हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, यहां पर हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं और जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम क्या करते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें पढ़ना रहता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिस इक्वेशन के बगैर आपका जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसके जो न्यूमेरिकल्स आप एसएससी जेईई में नहीं बना सकते, जो वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, पिटॉट ट्यूब्स है, जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, आपके वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सकते अनटिल एंड अनलेस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए इसको भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां पे आपका हम क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स में ऐसे तो हम बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं, हम यूलर इक्वेशंस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम बर्नौली इक्वेशन को पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, मैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में लिख देता हूं, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन क्या करता है, बर्नौली इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड की अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फ्लूइड का अपना जो फ्लो के दौरान होता है, जैसे यहां पर क्या होता है, देखिए फ्लूइड में क्या होता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो या तो वो फ्लूइड में स्टडी फ्लो हो सकता है, अनस्टडी फ्लो हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स के फ्लो होते हैं जो मैंने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था। यहां पर क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन में हम दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ इक्वेट करके इस
इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने वाला हूं। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहले तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इसे आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को जो डिराइव करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ एजप्शंस बता देता हूं। एजप्शंस फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, मैं इसके एजप्शंस आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, कि अगर मैं बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एजप्शंस करना पड़ेगा साइंटिफिकली। तो सबसे पहला एजप्शंस ये है, सबसे पहला एजप्शन ये होता है कि फ्लूइड इज एज्यूम्ड आइडियल। ठीक है, यहां पर सबसे पहला ही जो मैंने पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लिया है कि जो फ्लूइड है उसे हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं किसी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहा हूं तो उसमें जो फ्लो होगा, उसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, फ्लो विल बी स्टेडी। ठीक है, ये और इसके साथ में क्या लिख सकता हूं, फ्लो विल बी इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द फ्लो। स्टेडी का मतलब क्या होता है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एट अ पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम एजप्शंस ले सकते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। और उसके अलावा हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर कोई भी जो फ्लूइड है आपका कैसा होगा, फ्लूइड फ्लो जो होगा आपका इरोटेशनल होगा। फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। एंड लास्ट पॉइंट कि जो फ्लूइड फ्लो है वो आपका कैसा होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए, यानी कि वहां पर किसी भी तरह का विस्कस फ्लो नहीं होना चाहिए। तो फ्लो मस्ट बी इनविसिड। ठीक है, ये सारे एग्जप्शंस को जब हम मानते हैं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा फ्लो इनविसिड है तो इनविसिड का मतलब किसी भी तरह का फ्रिक्शनल लॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ करना चाहता हूं तो उसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि ये सारे एजप्शंस को हम फॉलो करें। ऑल्दो जब न्यूमेरिकल्स को हम बनाते हैं तो वहां पर कई बार आप लोगों को फ्रिक्शन हेड यानी फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू दे दी जाती है, या फिर फ्रिक्शन हेड को कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है। बट यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को डिराइव करना चाहता हूं तो ये जो इक्वेशन है ये क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये एग्जप्शंस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस एग्जप्शंस को आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसे अप्लाई क्यों करते हैं हम, ये सब मैं अब आप लोगों को समझाता हूं। चलिए, ये मेरा कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, यहां का एरिया है A1, ठीक है, यहां का एरिया है A2, ठीक है, यहां का प्रेशर है, यहां का प्रेशर मैं मान लेता हूं P1, यहां का प्रेशर मैं मान लेता हूं P2, ठीक है, यहां का वेलोसिटी मैं मान लेता हूं V1, यहां का वेलोसिटी मैं मान लेता हूं V2, यहां से ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा क्या है, रेफरेंस, ठीक है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट 1 है उसकी हाइट यानी कि डेटम से मैं हाइट मान लेता हूं यहाँ पे Z1 और इस यहां से लेकर डेटम की हाइट में मान लेता हूं Z2। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो बर्नौली इक्वेशन होता है ये आपका एक एनर्जी इक्वेशन होता है। दिस इज एन एनर्जी इक्वेशन, ये आपका क्या है, एक एनर्जी इक्वेशन है, जहां पर P बाय रो जी, ये जो आपका P बाय रो जी है इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड या फिर हम इसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट
पर यूनिट वेट। उसी तरह से आपका ये जो v स्क्वायर बाय 2g है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, या फिर हम इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट हेड, पर यूनिट, सॉरी हेड नहीं बेटा, पर यूनिट वेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो z है ये है डिस्टेंस फ्रॉम दी डेटम, या फिर आप कह सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम, यहां z को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम डेटम, डिस्टेंस फ्रॉम डेटम। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एनर्जी इक्वेशन मान रहा हूं, पूरे एनर्जी, यहां पे क्या होता है, क्योंकि ये सारी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैं हेड मेजर कर रहा हूं, तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्रेशर अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z, तो इसका अगर आप ऐसा यूनिट मेजर करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मीटर आता है ये। ठीक है, वो क्यों आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है कि इसका जो ये एनर्जी इक्वेशन का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर में क्यों आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका ऐसा यूनिट इसका आप बैलेंस कर लेंगे तो मीटर आ जाएगा। नहीं, इसे हम इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यों कैलकुलेट करते हैं, मेरा सवाल ही है आप लोगों से। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे जो कांस्टेंट है इसको मैं अगर h से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हेड दिया जा रहा है, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, ये डेटम हेड है, तो मैं मान सकता हूं कि यहां पर जो एनर्जी है, यहां पर जो एनर्जी है इसे मैं मानता हूं h1, ठीक है, और यहां पर मैं एनर्जी मानता हूं h2। ठीक है, और यहां पर जो h1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, p1 बाय रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1, और यहां पर जो h2 होगी उसकी वैल्यू होगी p2 बाय रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। तो अकॉर्डिंग टू दी बर्नौली इक्वेशन यहां पर जो ये दोनों हेड की वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन ये क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डिराइव करूंगा। तो चलो इसको हम समझते हैं। ध्यान रखेंगे मैं बर्नौली इक्वेशन को यहां पर डिराइव करने वाला हूं, यहां पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बर्नौली इक्वेशन होता है वो एक एनर्जी इक्वेशन होता है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से डेरिवेशन पार्ट आपका बहुत इजी हो जाएगा, बहुत कम समय पे आप समझ जाएंगे और डिराइव भी कर पाएंगे। बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन एसएससी जेईई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एट पॉइंट 1 की बात करूं तो ये हो जाएगा v1, मास ऑफ द फ्लूइड क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ रो ये वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या है, v1। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1 पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगी हाफ रो v1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2 एट पॉइंट 2 पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से मैं अब क्या करूंगा, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे मैं सब कुछ क्या कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पर यूनिट वॉल्यूम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है,
m को मैं लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच, और पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रो जी एच 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो हाइट है, ये हाइट कुछ नहीं, यहां पे Z1 Z2 ही है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये हाइट Z1 Z2, यहां पे मैंने h की जगह क्या ले लिया, डेटम हाइट को Z1 Z2, तो यहां पर h की जगह मैं क्या लिख दूंगा, h की जगह मैं लिख दूंगा Z1। ठीक है, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो जी Z2। ठीक है, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी Z2 माइनस रो जी Z1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो बहुत इजी पार्ट था, यहां पे बेसिक मैंने फॉर्मूला लगाया, पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और आपके ये दोनों रिलेशन आ गए। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि यहां पे ज्यादा जगह नहीं है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, आपका जो फ्लूइड है, मैं मान रहा हूं फ्रॉम पॉइंट 1 से 2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपका जो फ्लूइड है वो फ्रॉम 1 to 2 क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, अगर 1 to 2 फ्लो कर रहा है और मैं मान रहा हूं कि यहां पे प्रेशर एनर्जी P1 है और यहां पे प्रेशर एनर्जी अगर P2 है, तो आपका वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बाय द फ्लूइड। देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाय फ्लूइड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग अ नेचुरल फ्लो, मैं मान रहा हूं कि यहां पे कोई भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली प्रेशर फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्लूइड क्या होता है, वर्क डन बाय द फ्लूइड विल बी दी डिफरेंस इन दी प्रेशर फोर्स। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फ्लो के दौरान जो फ्लूइड होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। तो अगर फ्लूइड का फ्लो डायरेक्शन को मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर फ्लो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, P1 माइनस P2। ठीक है, नाउ आपके पास टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल चेंज, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, टोटल एनर्जी ये क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये हो जाएगा टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी रो जी Z2 माइनस रो जी Z1 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को यहां पर मिटा दे रहा हूं, आई एम सॉरी। बहुत इजी है ये, इसको जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ यहां पर आपके पास टोटल चेंज इन एनर्जी है। ठीक है, टोटल चेंज इन एनर्जी, और आपके पास वर्क डन बाय द फ्लूइड भी है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अगर मैं यहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, अगर मैं यहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा हूं, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द फ्लूइड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से कि जितना टोटल चेंज इन एनर्जी हमारा फ्लूइड में आ रहा है वही किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और ये मैंने किस मीरा पे माना, जो एजम्पशंस हमने लिया था। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय दी फ्लूइड। अब टोटल चेंज इन एनर्जी की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी हुई है,
तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल चेंज इन एनर्जी। देखिए क्या है, रो जी Z2 माइनस रो जी Z1, ठीक है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू मैं करूंगा जो वर्क डन बाय द फ्लूइड, यहां पर मैंने लिखा है क्या है ये P1 माइनस P2। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, ठीक है, डायग्राम आपको समझाने के लिए था। इसको मैं लिख देता हूं, ये है आपका वर्क, ये आपका फ्लूइड चेंजिंग। तो यहां पर अगर मैं 1 वाले टर्म्स को एक साथ करूं और 2 वाले टर्म्स को एक साथ करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो जी Z1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो जी Z2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है बर्नौलीज इक्वेशन, यही आपका क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन। अब यहां पर क्या होता है, मुझे जो इक्वेशन प्रूफ करना था वो करना था इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वेट या पर यूनिट हेड, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय रो जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही तो हमें प्रूफ करना था, और देखिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, अगर जैसे दो यहां कांस्टेंट है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, अगर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 के बराबर है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये वाला जो टर्म होता है P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस जो Z होता है वो क्या होता है, थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। आप लोग अगर दूसरी बुक्स में देखेंगे तो बहुत लेंदी तरीकों से उसको सॉल्व किया गया है। मैंने यहां पे क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको कैलकुलेट किया, और उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिया था, कंट्रोल वॉल्यूम लिया था, उसका अपना प्रेशर एनर्जी, प्रेशर की वैल्यू का, वेलोसिटी, डेटम हेड, ये सब मैंने पहले से क्या किया था, कंसीडर किया था, और सारे एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, इसको यहां पर प्रूव कर दिया। लेकिन एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो भी एजम्पशंस हमने वहां पे किए हैं वो गलत एजम्पशंस थे, ठीक है। मैंने गलत नहीं पढ़ाया है, एजम्पशंस गलत थे, उनके अपने लिमिटेशन थे। लिमिटेशन इसलिए थे क्योंकि कोई भी फ्लूइड फ्लो के दौरान आइडल नहीं रहता है, विस्कोसिटी उसमें रहते ही है, फ्रिक्शन लॉस उसमें हम कंसीडर करते ही हैं। तो यहां पर जो ये बर्नौली इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक्चुअली में जब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको यही इक्वेशन को फॉलो करना है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपसे जो एजम्पशंस होते हैं वो भी जेईई लेवल पे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे काइनेमैटिक्स के वीडियो और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए। मैं पूरी तरीके से एसएससी और एई जेई बेस्ड पेपर ही आप लोगों को क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और मेरे से पढ़ने में आपको क्लियर कट ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाऊंगा कि अगर हम टरबाइन में यूज कर रहे हैं, अगर हम कंप्रेसर्स में यूज कर रहे हैं, पंप में यूज कर रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन कैसे यूज होगी, अगर हम पाइप में यूज कर रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन कैसे यूज होगी, फ्रिक्शन हेड को कंसिडर कर रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन हमारी कैसे यूज हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।